हेलो बच्चों, मैं आपका प्रवीण सर फिर आपके साथ अपने समय पर। आ, आज का टॉपिक जो मैंने चुना है वो टॉपिक लिया है मैंने मृत्युकालीन कथन, डाइंग डिक्लेरेशन। बहुत सामान्य सा टॉपिक, इसको समझा जाता है, बहुत सरल माना जाता है, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स के पॉइंट पे तो इसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें आप गलती कर जाते हैं। और मेंस के पॉइंट से ये बहुत टफ आप कह सकते हैं कि टॉपिक होता है। इसको किस सीक्वेंस में लिखना है और कैसे लिखना है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो आप में से कोई बता दें कि हाँ सर, आपकी आवाज़ आ रही है। और अब इस विषय पे चर्चा शुरू होने जा रही है। आज टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले एक सिलेबस के पॉइंट पे जैसे हम आपको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आज पढ़ना है, उस पर आ जाते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन मैक्सिम उसकी जो है वो तो है ही। शर्तें क्या होती हैं, वो शर्तें क्या हैं जिसमें हम कहते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन की इन शर्तों को पूरा होना ज़रूरी है। उसके बाद एक्सेप्शन ऑफ हियरसे एविडेंस, चूंकि ये हियरसे एविडेंस का एक अपवाद के तौर पर पढ़ा जाता है, इसमें बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। फिर एक्सपेक्टेशन यानी आशंका, मृत्यु की प्रत्याशंका होना जरूरी नहीं है भारतीय विधि में। और यहीं पर हम लोग चर्चा कर लेंगे भारतीय विधि और इंग्लिश लॉ में क्या डिफरेंस है। फिर एक मामला आता है कि जब कथनकर्ता बच जाए, मरने के बजाय वो बच जाए, तो क्या इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, उस पर सेक्शन 160 की चर्चा हम लोग करेंगे। फिर टेस्टिमनी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन व्हेन मेकर अलाइव एंड व्हेन डाई, जब मर जाएगा और जब जिंदा रहेगा तब दोनों की कंडीशन में क्या बातें की जाएंगी। और सेक्शन 161 की भी चर्चा करेंगे। मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन अगर किया गया है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, किसको माना जाएगा किसको नहीं माना जाएगा। और एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालीन कथन का साक्षिक मूल्य क्या है, ये आपके टॉपिक में आता है। उसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत सारे केसेस हैं, उन केसेस पर बहुत डिटेल में चर्चा करनी होगी, क्योंकि हर एक केस अपने आप में बहुत सारे फैक्ट को लेके चलता है इसमें। फिर आगे जो चर्चा होगी वो चर्चा होगी कंडीशन, डिटेल में कंडीशन की चर्चा होगी, मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन और इंग्लिश लॉ इंडियन लॉ में क्या अंतर है मैंने आपको बोला, उसकी चर्चा करेंगे। और लास्ट में कुछ एक सेक्शंस की चर्चा करेंगे जो मैंने आपको बताया, 160, 161 और एविडेंसरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। तो चले आते हैं हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन पर। इसमें कंडीशन पे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। सॉरी, हाँ, पहली बात तो यह है कि मृत्युकालीन कथन को सुसंगत तथ्यों के तौर पर क्यों ग्रहण किया जा रहा है, और मृत्युकालीन कथन है क्या। जब कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके कथन की क्या प्रासंगिकता है, क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, क्या यूटिलिटी है, क्या इंपॉर्टेंस है, और क्यों इसको एक रेलेवेंट एविडेंस के तौर पर, रेलेवेंट फैक्ट के तौर पर एडमिट किया जाता है। और क्या ये इतना महत्वपूर्ण है, और जबकि यह कहा जाता है कि ये एक हियरसे एविडेंस है, अनुश्रुत साक्ष्य है। और प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस। हिंदी में बोलते हैं अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य ही नहीं है। तो क्या कारण है कि मृत्युकालीन कथन को इतना महत्व दिया जा रहा है। इसके लिए एक मैगजिम पे पहले हम आपको बता दें, एक मैगजिम आती है नेमो मॉरिचरस प्रीज्यूमेचर मेंटेरी। इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो मरने वाला व्यक्ति है अपनी जीवा पर असत्य लेकर अपने निर्माता से नहीं मिलता। अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विथ अ लाई इन हिज माउथ, अपनी मुख पर असत्य बोलते हुए नहीं जाता। यानी कि ये एक प्रिजम्पशन है, ये जो है ना प्रिज्यूमेचर, इसका मतलब होता है एक उपधारणा की जाती है कि वो अपने
निर्माता के पास यानी ईश्वर के पास झूठ बोलते हुए जाना पसंद नहीं करता, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। लेकिन क्या मान लेंगे कि वो झूठ बोलते हुए नहीं जाता? और दूसरी बात, जब वो जीवित ही नहीं है, उसकी बात कोई और कह रहा है, तो क्या पता मरते वक्त उसने क्या कहा और जो उसकी बात बता रहा है वो सत्य बता भी रहा है या नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि डाइंग डिक्लेरेशन को बताने वाला जो विटनेस होता है, जैसे मैं मर गया तो मेरे कथन को जो व्यक्ति बताएगा उसको ओथ पर नहीं लाया जाता, शपथ पर नहीं लाया जाता। इज देयर एनी इशू? विच काइंड ऑफ? आवाज नहीं आ रही है? माइक तो सही है, तो खुला था क्या ये? अभी देखिए, ठीक है आवाज? बच्चों से पूछ लीजिए, बच्चे बता देंगे। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डाइंग डिक्लेरेशन को बताने वाला जो विटनेस है, उस विटनेस को ओथ पर नहीं लाया जाता, यानी उससे शपथ नहीं लिया जाता। और चूंकि शपथ नहीं लिया जाता है, तो ऐसी संभावना तो है ही कि वो मैनिपुलेट करके बातों को बताएगा, या वो ये चाहेगा कि जो एक्यूज्ड है उसको हर स्थिति में सजा मिले। ऐसी अवस्था में डाइंग डिक्लेरेशन को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? तो अब उस मुद्दे पे आने के साथ साथ हम लोग सेक्शन को भी खोलकर देखेंगे। सेक्शन है आपका 26। 26 सेक्शन 26 में उसका ए पढ़ना है आपको, लेकिन पहले सेक्शन 26 को एक सामान्य भाषा में बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट रिटन आर वर्बल, मौखिक या लिखित रूप से कोई कथन, ऑफ रिलेवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्यों से जो जुड़ा है, मेड बाय पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, यानी कोई लिखित या मौखिक कथन सुसंगत तथ्यों से संबंधित किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जो व्यक्ति मर गया है या मिल नहीं सकता, या उस वो एविडेंस देने में इनकैपेबल है, अक्षम है, या जिसका अटेंडेंस कोर्ट में बहुत ज्यादा विलंब या धन खर्च करने के सिवाय नहीं हो सकता, और ऐसी परिस्थितियां हैं कि कोर्ट को लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के कथन को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या उनकी पुस्तकों के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। तो पहली कंडीशन में तो हु इज अ डेड, जो मर गया है, यानी मरे व्यक्ति का कथन, मृत्युकालीन कथन। इस पैरा को बहुत गंभीरता से पढ़ेंगे और इसी पैरा के प्रीव्यू में सारी बातें डिस्कस करेंगे। When the statement is made by a person as to the cause of his death, किसी व्यक्ति का कथन जो उसकी मृत्यु के कारण, किस कारण उसकी मृत्यु हुई, उसके मृत्यु के कारण या वे परिस्थितियां जिनके कारण मृत्यु हुई, और एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ, मृत्यु के कारण और मृत्यु की परिस्थितियां, इन केसेस इन विच द कॉज ऑफ डेथ पर्सन कम्स इनटू क्वेश्चन, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु प्रश्नगत हो। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु प्रश्नगत हो कि मतलब इसका सेंस ये हुआ कि उसकी मृत्यु क्यों हुई, कैसे हुई, किन कारणों से हुई, किन परिस्थितियों में हुई। जब यह प्रश्न विवादक हो, तब ऐसे व्यक्ति के कथन को सुसंगत तथ्य के रूप में, सुसंगत साक्ष्य के रूप में न्यायालय के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। Such statements are relevant whether a person who made them was or was not, ऐसा व्यक्ति हो या ना हो, उसका वो कथन रेलेवेंट है उस समय जब वह ऐसा कथन कर रहा था। उसको इस बात की आशंका नहीं थी कि वह मर जाएगा, यानी कि यह भी आवश्यक नहीं है
कि कथन करने वाले व्यक्ति को यह आशंका हो कि वह जीवित रहेगा या मर जाएगा। वट एवर मे बी द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग इन विच द कॉज ऑफ हिज डेथ कम्स टू क्वेश्चन, जब भी किसी व्यक्ति का मृत्यु प्रश्नगत होगी, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु प्रश्नगत होगी, तो तीन महत्वपूर्ण शब्दों को जो आप ध्यान देंगे, पहला उसके मृत्यु का कारण बतलाने वाले कथन, यानी उसकी मृत्यु के कारण को स्पष्ट करे वो उसका कथन, मरने वाले का कथन, मृत्युकालीन कथन उसके मृत्यु का कारण बताए, या किन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो यह बताए, और तीसरी बात यह कि यह जरूरी नहीं है कि मरते समय वो जानता था कि वो मर जाएगा। तीनों बातें बड़ी टेक्निकल है। आशंका पर जब हम लोग आएंगे तो उस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन एक लाइन बोलते हुए बढ़े। आशंका होना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि अगर मृत्यु की आशंका की अगर आप बात करते हैं, तब हो सकता है कि वो मैनिपुलेट करके बात को बोल के मरे। या आशंका की अगर बात करते हैं तो अगर आशंका नहीं है मरने की, तो क्या उसके मरने के बाद उसके कथन को मृत्युकालीन कथन नहीं माना जाएगा? भारतीय विधि इस समस्या को समूल से नाश कर देती है, समाप्त कर देती है। भारतीय विधि का यह सीधा सीधा कहना है कि मरने की आशंका हो या ना हो, मरने की आशंका हो या ना हो, यदि उसका कथन उसके मृत्यु के कारण या परिस्थितियों को प्रकट करते हैं तो उसका कथन महत्वपूर्ण होगा, उसके कथन को देखा जाएगा। यह एक बहुत संक्षिप्त चर्चा बेयर के माध्यम से हो रही है। थोड़ा और डिटेलिंग में जाएंगे। डिटेलिंग ये करेंगे बच्चों कि हम उन कंडीशंस को भी देखेंगे जिन कंडीशन के बाद ही सेक्शन 26(1)(a) को स्वीकार किया जाना चाहिए। फ्लिकर कर रहा है अभी। कंडीशन अभी देखिए, अच्छा हो सकता है। टू whom द स्टेटमेंट इज टू बी मेड एंड इट्स फॉर्म। कथन किससे किया जा रहा है, कथन किस व्यक्ति से किया जा रहा है। पहले आप ये समझो, सपोज मैं मर रहा हूं या मरने के पहले कोई बात मैंने किसी से कही है। मरने के कितना पहले? 1 दिन, 2 दिन, 4 महीने, साल भर पहले। प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम पे हम लोग चर्चा करेंगे शरद बिरदी चंद्र के केस के द्वारा, लेकिन बाद में। सिंपली हम आपको बता रहे हैं कि किससे किया जा रहा है स्टेटमेंट। किसी रिलेटिव से किया जा सकता है, डॉक्टर के सामने किया जा सकता है, पुलिस के सामने किया जा सकता है, मैजिस्ट्रेट के सामने किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति के सामने वो बात कही गई हो। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये नहीं कहेंगे कि मजिस्ट्रेट के सामने कहा तो बड़ा वैल्यू और अपने घर में अपनी पत्नी से कहा तो छोटा वैल्यू। नहीं, ये कोई कन्फेशन थोड़ी ना है कि मजिस्ट्रेट के सामने कहा जाएगा तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही अवस्था में ये डाइंग डिक्लेरेशन है, मृत्युकालीन कथन है, दोनों ही अवस्था में। तो वो किसी भी व्यक्ति के सामने किया जा सकता है और किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। एंड इट्स फॉर्म, लिखकर किया जा सकता है, बोलकर किया जा सकता है, जैसे कि अभी आपने सेक्शन में पढ़ा। इशारों से किया जा सकता है, हाँ इशारों से भी किया जा सकता है। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का एक केस आप लोग पढ़ेंगे, और क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला के केस में जो दुलारी नाम की प्रोस्टिट्यूट है, एक वेश्या है, उसका गला अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति के द्वारा काटा गया था। अब चूंकि गला उसका कटा हुआ था और इतनी बुरी तरह से इंजर्ड थी कि वो बोल नहीं सकती थी, तो उससे इशारों से कई लोगों के नाम लिए गए और अब्दुल्ला के नाम पर उसने अपनी पलकें झपकाई। फिर पूछा गया अब्दुल्ला, फिर पलकें झपकाई, फिर पूछा गया, फिर पलकें झपकाई, यानी अब्दुल्ला। फिर कई वेपन्स की बात सामने आई। उन कई वेपन्स में उस तरह एक शब्द का प्रयोग आया, उस तरह एक शब्द का प्रयोग आया, और उस तरह पे भी उसने अपने गर्दन को हिलाने की कोशिश की और आंखें झपकाई।
तो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, इन राइटिंग हो सकता है, बाय गेस्चर हो सकता है, बाय मूवमेंट हो सकता है, बाय शोइंग द फीलिंग हो सकता है, या बाय राइटिंग हो सकता है। दूसरी बात आती है, पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट मस्ट हैव डाई। अरे ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, जो मर गया उसी का तो मृत्युकालीन कथन की चर्चा होगी। लेकिन इतनी सामान्य बात तो मैं लिखूंगा नहीं, जरूर कोई कारण होगा इसको लिखने का। कह रहा हूं कि पर्सन जो मृत्युकालीन कथन कह रहा है उसका मरना इंपॉर्टेंट है। उसका मरना इंपॉर्टेंट है का क्या मतलब? उसका मरना इंपॉर्टेंट है का दो मतलब है। पहला मतलब तो ये है कि उस व्यक्ति को इस बात की आशंका नहीं है कि वो जीवित ही रहेगा मरते समय जब वो बोल रहा है, और वो मर गया ये स्पष्ट हो गया है। जब तक मरना स्पष्ट नहीं है, जब तक डेथ ना हो जाए, तब तक मृत्युकालीन कथन नहीं है। और न्यायालय सेक्शन 141 पुराने अधिनियम का, पुराने साक्ष्य विधि 1872 का सेक्शन 136, ठीक है मैं लिख देता हूं उसका भी, सेक्शन 136 1872 वाले का, ये कहता है कि कई बार न्यायालय साक्षी से ये कहता है कि जो तुम साक्ष्य दे रहे हो वो सुसंगत कैसे है, पहले तो ये बताओ, और वो फैक्ट, वो रेलेवेंट फैक्ट जिस फैक्ट पर डिपेंड करता है, पहले उस फैक्ट को क्लियर करो। उसी में आप जब पढ़ेंगे 141 के पैरा 2 और पैरा 3 को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर मिलेगा। क्या कह रहा है? न्यायालय से अगर आप कह रहे हैं कोई सुसंगत तथ्य दे रहे हैं मृत्युकालीन कथन, तो आप न्यायालय से कह रहे हैं मृत्युकालीन कथन की बात आप कर रहे हैं, तो न्यायालय कहेगा भाई पहले मृत्यु तो साबित कर, यानी पहले मृत्यु साबित करो। जिसका मृत्युकालीन कथन तुम बता रहे हो न्यायालय में, पहले उसका मृत्यु साबित करो। यानी यह तय होना जरूरी है कि मृत्युकालीन कथन उस व्यक्ति का है जो मर चुका है। ठीक, एक और बात, हाँ, सिविल डेथ के केस में यह अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि सिविल डेथ तो प्रिजम्पशन है कि 7 साल से कोई नहीं देखा गया। तो क्या 7 साल पहले की लास्ट उसकी कोई बात मृत्युकालीन कथन मानी जाएगी? नहीं, उस पर अप्लाई नहीं करेगा। फिर तीसरी बात आती है, स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू द कॉज ऑफ हिज डेथ एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन विच रिजल्ट इन डेथ। बहुत महत्वपूर्ण बात, असल में पूरी कहानी इसी की है कि स्टेटमेंट जो है वो उसकी मृत्यु के कारण और मृत्यु के पीछे की परिस्थितियों से संबंधित होना चाहिए। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा केस पर आ जाएंगे, बाकी बातें तो हम करेंगे, या ऐसा करते हैं ना बच्चों, इसको अभी हम लोग पूरा डिटेल में करने के पहले इस कंडीशन को पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। चौथी जो कंडीशन आ रही है, द कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन। मृत्युकालीन कथन तब तक रिलेवेंट नहीं है जब तक कथनकर्ता की मृत्यु प्रश्नगत ना हो, कि आखिर वो सुसाइड से मरा, मर्डर हुआ, या वो कैसे मरा। यानी कि यह स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि उसका मरना विवादक है। अब आपको एक बात ये लगी होगी कि क्या ये केवल क्रिमिनल मैटर में अप्लाई करता है? नहीं, भारतीय विधि में डाइंग डिक्लेरेशन सिविल और क्रिमिनल दोनों में डाई करता है। तो क्रिमिनल मैटर में भी ये अप्लाई करता है और सिविल में भी अप्लाई करता है। लेकिन दोनों ही मैटर में एक बात को स्पष्ट होना चाहिए कि कथनकर्ता की मृत्यु प्रश्नगत हो। कथनकर्ता की मृत्यु प्रश्नगत हो का मतलब मृत्यु का कारण या मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई। तो सिविल मामलों में मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, यानी मरते समय बब्बा हमको प्रॉपर्टी दे के जाने की बात बोले थे या नहीं बोले थे, वो परिस्थितियां। और क्रिमिनल मैटर में भाई कैसे मरा, क्या हुआ, किसने मारा होगा,
इसकी चर्चा, इसका चौथा कंडीशन है। पांचवा कंडीशन यह है कि द स्टेटमेंट मस्ट बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। कोई व्यक्ति घायल है, उसके ऊपर किसी ने हमला किया है और वो बोल रहा है कि मैं और एक्स कहीं जा रहे थे और हम लोगों की एक पुराने मुद्दे पर बहस हो रही थी, बार बार उन चीज़ों पर हमारी उसकी लड़ाई होती रही है प्रॉपर्टी को लेकर, और उसी चक्कर में हम दोनों में झगड़ा हो गया। हम दोनों में झगड़ा हो गया के बाद वो निकल लिया। इतना बोलकर, मान लो वो पुलिस के सामने बोल रहा है, इतना बोलकर वो मर गया। इसको डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मान सकते। क्यों नहीं? क्योंकि पूरा कथन उसका सामने नहीं आया है। हाँ ठीक है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर उसको बाद में देखेंगे, लेकिन इसको डाइंग डिक्लेरेशन पूरा नहीं मान सकते। और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि जो एक बार बोला है उसने, मरने के पहले बार बार वही बात बोला। जैसे डाउरी डेथ के केस में बच्चों ज्यादातर क्या होता है कि जो पीड़िता को प्रताड़ित किया गया है, क्रूरता की गई है, या जलाकर मारने का प्रयास हुआ है, या किसी भी तरह से हुआ है, वो अपने स्टेटमेंट को कई बार बदल देती है। कभी कभी उसे लगता है कि मेरा पति तो इतना बुरा नहीं था, या ससुर जी तो मानते ही थे, तो कभी वो कुछ कहती है और कभी वो कुछ कहती है, बार बार रिट्रैक्ट कर रही है अपनी बातों से। उसकी क्या वैल्यू होगी? तो उसकी वैल्यू भी होती है, ऐसा नहीं है कि वो वैल्यूलेस है, लेकिन ये जरूर देखा जाएगा कि कंसिस्टेंसी है या नहीं। उसके कथन में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी बार बार उसको वो बात कहना चाहिए। यद्यपि मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन जब मैं आपको भी पढ़ाऊंगा तो उसमें आशा देवी का एक केस है, बड़ा महत्वपूर्ण केस है, उसकी भी चर्चा मैं करूंगा। फिर जो अगला पॉइंट आता है वो आता है डिक्लेरेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट एज अ विटनेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मरने वाला व्यक्ति जिसके मृत्युकालीन कथन की तुम चर्चा कर रहे हो, वो खुद भी कॉम्पिटेंट विटनेस की कंडीशन में होना चाहिए। यानी कि यदि वो जिंदा होता तो कॉम्पिटेंट विटनेस होता, तभी उसकी बात को सुना जाता। अब मान लो कोई वृद्ध आदमी है बहुत ज्यादा, या मेंटल डिस्टर्ब कोई है, या कोई इतना छोटा बच्चा है जो अपनी सारी बातों को नहीं बता सकता। एक केस पे चर्चा करूंगा, 4 वर्ष का बच्चा था, उसके मर्डर की बात थी। तो वो अंत समय में क्या स्पष्ट कर के बोले होंगे? बड़बड़ा रहे हैं, या विकृत चित्त व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसको स्पष्ट ही नहीं है कि वो किसकी बात कर रहा है या क्या उसके साथ हुआ। तो जो जो व्यक्ति न्यायालय के प्रश्नों को समझकर युक्तियुक्त उत्तर देने में सक्षम नहीं है, वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। तो जब वो व्यक्ति जो मरने वाला है, जिसके मृत्युकालीन कथन की बात कर रहा है, वो भी तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए था ना। क्योंकि अब वो बकझक कर रहा है, बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है। कोई वृद्ध आदमी बड़बड़ करते करते मर गया तो बहुत सारी बात बोल दिया, तो कॉम्पिटेंट नहीं माना जाएगा। इतना वृद्ध है कि वो बात ही नहीं समझ रहा है, वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, या उससे लोग पूछ रहे हैं वो क्या कह रहा है, तो वो कॉम्पिटेंट नहीं माना जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को भी देखना होगा कि मरने वाला व्यक्ति साउंड पर्सन था, यानी वो जो बोल के गया है उस पर रिलाई किया जा सकता है। एफआईआर एज अ डाइंग डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एफआईआर में भी यदि कोई व्यक्ति, घायल व्यक्ति एफआईआर कराता है और उसके बाद मर जाता है, तो एफआईआर को डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर लिया जा सकता है। लेकिन एविडेंसरी वैल्यू की चर्चा तो अभी हम लोग सारे केस वाइज करेंगे ही। अदर पॉइंट में वही सारी चर्चाएं होंगी, एविडेंसरी वैल्यू एक्सेट्रा। चलिए अब आ जाते हैं केस वाइज। कहाँ थे भाई? नहीं नहीं नहीं, हाँ। आर वर्सेस मिड, आर वर्सेस वुडकॉग, वाफ वर्सेस आर, 1950। देखिए आर वर्सेस, पहला केस कौन सा है? आर वर्सेस वुडकॉक, 1789। आर वर्सेस वुडकॉक के केस में होता यह है कि एक पति अपने पत्नी की हत्या का अभियुक्त है।
वो पत्नी को प्रताड़ित करता है, बहुत बुरी तरह से मारता है, और पत्नी पुलिस के सामने अपनी बात कहती है। उसको डाइंग डिक्लेरेशन माना गया। जनरली तो आप कोई भी कह देगा सर ये तो डाइंग डिक्लेरेशन है। सिंपल बात से ही हम लोग डीप बात में आएंगे। डीप बात पकला नारायण में। उसी तरह से आर वर्सेस मिड का मामला आता है। आर वर्सेस मिड के मामले में ज्यूरी मेंबर एक बात बहुत क्लियर करते हैं, लॉर्ड जीबी समथिंग था, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मृत्युकालीन कथन जब तक पूरी तरह से स्पष्ट न हो, जब तक साफ साफ तथ्यों से जुड़ता न हो, जब तक कोरोबोरेटिव एविडेंस संपोषक साक्ष्यों से पुष्ट न हो, तब तक स्वीकार करने योग्य नहीं है। यह बात बोली गई आर वर्सेस मिड में। वाफ वर्सेस आर का मामला जो है, वाफ वर्सेस आर में वही बात है जो मैं आपको बता रहा था कि कथन अधूरा नहीं होना चाहिए। आधा बोलते बोलते इसी केस में मर गया था। कथन अधूरा नहीं होना चाहिए, पूरा बोलो तो ही माना जाएगा। क्योंकि अधूरी बात से क्या स्पष्ट नहीं होगा, संव्यवहार स्पष्ट नहीं होगा। अब देखो ये शब्द जो आ गया ना, संव्यवहार, इसीलिए मैंने इसको इस क्रोनोलॉजी में लगाया है। इस शब्द से हम लोग उतर के आएंगे यहां पर। ईयर में मत जाइए, भले ये ईयर बाद का है, ये पहले का है, लेकिन संव्यवहार शब्द पे डिस्कशन पकला नारायण में ज्यादा हुआ है। पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग केस ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन। पकला नारायण स्वामी के केस में एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं बहरामपुर जा रहा हूं क्योंकि मेरे फ्रेंड की वाइफ का लेटर आया है, और जिस लेटर में उसकी फ्रेंड के वाइफ ने ये कहा है कि आप आ जाइए बहरामपुर, आपका पैसा मिल जाएगा। होता यह है कि मृतक अपने दोस्त को 3,000 रुपए दिया हुआ है, और उस 3,000 रुपए पे 18% ब्याज भी रखा हुआ है, और उस रकम को बार बार मांगा जा रहा है। उस रकम को चुकता करने के लिए, देने के लिए अभियुक्त की पत्नी मृतक को लेटर भेजती है। मृतक वो लेटर पढ़ता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे लेटर आया है मेरे दोस्त की पत्नी का, और मुझे पैसा लेने बहरामपुर जाना है। इसी को मृत्युकालीन कथन माना गया। अब सोचो क्यों माना गया, इसमें तो मृत्यु की कोई बात ही नहीं और आशंका है ही नहीं, क्योंकि इंडियन लॉ में आशंका की कोई बात नहीं। क्यों माना जा रहा है इस कथन को मृत्युकालीन कथन? अब देखो यहां से यात्रा शुरू होती है। अच्छा, कहानी आगे की, पहले केस सुन लेते हैं। इस कथन को करने के 2 दिन बाद मृतक के 8 टुकड़ों में एक टीन के बक्से में, बॉक्स में शव पाया जाता है, और वो टीन का बक्सा उस रेलवे स्टेशन पे देखा जाता है जहां पर मृतक अपने मित्र के यहाँ बहरामपुर गया था, यानी बहरामपुर रेलवे स्टेशन पे देखा जाता है। और टीन के बक्से के साथ कौन देखा जाता है? उसका मित्र देखा जाता है। और वो टीन का बक्सा जहां से लिया गया है वहां पर भी यह पता चलता है कि उसके मित्र ने उसी दुकान से टीन का बक्सा लिया था। अब देखो कहानी, एक लेटर आता है, लेटर पढ़कर बहरामपुर जाता है मृतक, डिसीज्ड बहरामपुर। बहरामपुर जाता है, अपनी पत्नी से ये बात बोलता है कि मैं बहरामपुर जाता हूं। पत्नी को कहता है कि पैसा लेने मित्र के घर बहरामपुर जा रहा हूं। यही कथन मृत्युकालीन कथन है। कैसे है देखते रहना।
एक पत्र आता है, बहरामपुर जाता है, बहरामपुर में जाने के 2 दिन बाद एक बक्से में 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़ों में उसकी बॉडी पाई जाती है, और ये बक्सा बहरामपुर स्टेशन पे मिलता है। और इस बक्से को जिस दुकान से खरीदा जाता है, उस दुकान पर यह पता चलता है कि उसके मित्र के द्वारा ही वो बक्सा खरीदा गया। रेलवे स्टेशन पे भी उसका मित्र मिलता है। तो मृतक का शव 8 टुकड़ों में उस बॉक्स में पाया जाता है। अब देखिए, अच्छा, उस बॉक्स के साथ कौन देखा जाता है? मृतक का मित्र देखा जाता है। दुकान पे भी यही पता चलता है कि यही व्यक्ति आया था बक्सा लेने, तो उसका स्टील का बॉक्स लेने। ठीक। अब जब इन सारी घटनाओं को आप जोड़ते हैं तो ये सारी घटनाएं एक संव्यवहार का निर्माण करती हैं, और वो संव्यवहार एक ही अभिकल्पना पर, एक ही उपधारणा पर, एक ही हाइपोथेसिस और प्रिजम्पशन पे जाकर एंड होता है। और वो क्या है कि हत्या मृतक के मित्र के द्वारा की गई। क्यों? क्योंकि जब आप इन सारी घटनाओं को एक क्रम में रखते हैं तो सारा क्रम एक बात पर जाकर समाप्त होता है कि मृत्यु मृतक के मित्र के द्वारा की गई। किन परिस्थितियों के अधीन ये बात स्पष्ट हो रही है? इन सारे ट्रांजैक्शंस को देखने के बाद ये बात स्पष्ट हो रही है। और मृत्यु का कारण क्या था? वो पैसा था, उधार का पैसा। मृत्यु का कारण और परिस्थिति, मैं दोबारा इन्हीं शब्दों को प्रयोग करूंगा, एक ही बात का रिपीटेशन फिर से करने जा रहा हूं। जैसा कि शरद बिरदी चंद्र के केस में भी जस्टिस फजल अली ने, आप लोगों को मैंने बताया था परिस्थिति जन साक्ष्य के वीडियो में, कि 5 गोल्डन रूल दिया। उस 5 गोल्डन रूल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो संव्यवहार का निर्माण हो रहा है, संव्यवहार का मतलब एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट विच मेक अ ट्रांजेक्शन, जो संव्यवहार का निर्माण हो रहा है, जो संव्यवहार का निर्माण हो रहा है, संव्यवहार का मतलब पूरा एक क्रम, वो सारे फैक्ट, जो सारे फैक्ट अलग अलग हैं, इसको पूरे को एक साथ बोलेंगे तो आप एक ट्रांजैक्शन बोलेंगे। संव्यवहार कुछ हो रहा है, तो जो ट्रांजैक्शन, जो संव्यवहार का निर्माण हो रहा है, वह उन परिस्थितियों को, परिस्थितियों को प्रकट करता है जो एक ही अभिकल्पना को स्पष्ट करता है, करती है या करता है कि अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया, अन्य किसी के द्वारा नहीं। परिस्थिति जन साक्ष्य का वीडियो देखिएगा, वो आपको और अच्छा करेगा। परिस्थिति जन साक्ष्य क्या होता है वो आपको ज्यादा स्पष्ट करेगा। तो मृत्यु का कारण धन, और मृत्यु के पीछे की परिस्थितियां वो सारी बात जिनके कारण वो उसको लेटर मिलना, लेटर मिलने के बाद बहरामपुर जाना, और फिर उसके बाद उसका बॉडी पाया जाना, और उसके बीच में क्या क्या होना, बक्सा खरीदना उसके दोस्त के द्वारा, बक्सा के साथ स्टेशन पे देखा जाना, सारी बात। उसका अपनी पत्नी से, मृतक का अपनी पत्नी से कहना कि मैं बहरामपुर जा रहा हूं, इस पूरे ट्रांजैक्शन को स्पष्ट करता है। क्योंकि ट्रांजैक्शन स्टार्ट यहां से हो रहा है, इस संव्यवहार से लेकर उसके शव को पाए जाने तक की पूरी परिस्थितियां,
ट्रांजैक्शन बिगन्स फ्रॉम हियर। वो जो संव्यवहार है वो बात कहां से शुरू हो रही है? बात शुरू हो रही है पत्नी से ये कहना कि मैं जा रहा हूं। दैट्स वाई इट कंसीडर एज अ मृत्युकालीन कथन, इसलिए इसको मृत्युकालीन कथन माना गया। इसके बाद के केस पे आते हैं। कहां था मैं? केस कहां गया भाई? ये रहा, पकला नारायण स्वामी के बाद शरद बिरदी चंद्र, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। शरद बिरदी चंद्र के केस में क्या होता है कि एक व्यक्ति के ऊपर उसको उसकी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया जाता है। पत्नी ने अपनी मां से, अपनी बहन से, अपने और भी कई रिलेटिव से इस बात की चर्चा की थी कि मुझे मेरे ससुराल वालों के द्वारा और पति के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। और इन बातों के 4 महीने लगभग बाद उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है संदिग्ध अवस्थाओं में। यानी कि दिखता है कि उसने सुसाइड कर लिया। यह कहा जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया। आरोप अभियुक्त और उसके परिवार पर यह लगाया जा रहा है कि वो महिला तंग आकर सुसाइड की हुई है। तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस लगता है अभियुक्तों पर, और दहेज हत्या का भी लगता है, क्रूरता का भी लगता है। अब इस मैटर में यह देखने वाली बात है कि आप इसको सिंगल ट्रांजैक्शन मानेंगे। सिंगल ट्रांजैक्शन कहां से मानेंगे? 4 महीने का अंतर है। 4 महीने के बाद वो सुसाइड कर रही है, लेकिन उस 4 महीने वो मेंटल एगोनी में है, दैट्स मीनिंग। और 4 महीने के जस्ट बिफोर दी डिमांड ऑफ डाउरी और जस्ट बिफोर दी क्रुएलिटी, वो जस्ट बिफोर क्या है? ये 4 महीने 4 साल भी हो सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए डाउरी डेथ के केस में बहुत गंभीरता से देखना होता है। मृत्यु के ठीक पूर्व शब्द जो आता है दहेज हत्या में, तो मृत्यु के ठीक पूर्व का मतलब 1 मिनट पहले नहीं, बहुत पहले भी। उस केस में ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है जब वो अपने मायके में अपनी मां, बहन, रिश्तेदारों से कह रही है कि मुझे प्रताड़ित किया जाता है, मुझे मारा पीटा जाता है, या मुझे बच्चा न पैदा होने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। ये बातें जो वो कह रही है, वहां से फिर उसका आत्महत्या करना या संदिग्ध मृत्यु होना, ये पूरा एक सिंगल ट्रांजैक्शन डेवलप करता है जो ये बताता है कि मृत्यु के पीछे की परिस्थितियां क्या हैं। मृत्यु के पीछे की परिस्थितियां उसके साथ क्रूरता करना है, क्रूएलिटी करना है। और कारण क्या है? कारण या तो दहेज होगा, या बच्चा होगा, या कोई अन्य कारण जो उस केस में दिया हो। और इसी केस में परिस्थिति जन साक्ष्य को भी स्पष्ट किया गया। और यह कहा गया कि जब किसी संव्यवहार को देखने से यह प्रतीत होता हो, जब किसी ट्रांजैक्शन को, पूरे एक चेन को, घटनाओं के पूरे क्रम को देखने से यह स्पष्ट होता हो कि अपराध अभियुक्त के द्वारा ही किया गया होगा, किसी अन्य के द्वारा नहीं। और अभियोजन संदेह से परे इस बात को यदि साबित कर देता है तो यह माना जाएगा कि वो परिस्थिति जन साक्ष्य है और उसके आधार पर दोषसिद्धि भी की जा सकती है। हालांकि विशुद्ध परिस्थिति जन साक्ष्य और ये अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद के तौर पर हम पढ़ रहे हैं, में एक छोटा सा अंतर है। विशुद्ध परिस्थिति जन साक्ष्य का मतलब है कि केवल परिस्थितियों के आधार पर निर्णय पर जाना, लेकिन निर्णय कैसा? कि एकदम क्लियर हाइपोथेसिस हो कि एक्ट डन ओनली बाय द अक्यूज्ड। और अनुश्रुत साक्ष्य क्या है? अनुश्रुत साक्ष्य स्वीकार ही नहीं है, लेकिन यह अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद है मृत्युकालीन कथन। और इसके लिए अपवाद है। अपवाद का मतलब कि अनुश्रुत साक्ष्य न होने के बावजूद भी सुसंगत क्यों हो रहा है? क्योंकि मृत्यु के कारण और परिस्थितियों को बता रहा है, अल्टीमेटली परिस्थितियों को स्पष्ट कर रहा है। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे कि किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। मृत्युकालीन कथन में कारण और परिस्थितियों के अलावा यह भी देखना होगा कि
कथनकर्ता ने किस प्रकार से ये बातें कही। पकला नारायण में तो अपनी पत्नी से खाली कह के जा रहा है मैं जा रहा हूं, वो मृत्युकालीन कथन हो गया। लेकिन अलग अलग केसेस में अलग अलग फैक्ट के बेसिस पर यह बात कही जाएगी कि किसको कारण या परिस्थितियों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला के केस में दुलारी नामक वेश्या का जब अब्दुल्ला ने गला काटा तो गला काटने के पूर्व का अब्दुल्ला और दुलारी के रिलेशन को परिस्थितियां मानी जा सकती, और उस रिलेशन के तहत जो डिमांड जैसी बातें जो होंगी, पैसे की या बदनाम करने की या जो भी होंगी, वो मृत्यु के कारण के तौर पर देखा जाना चाहिए। कौशल राव, वेरी इंपॉर्टेंट केस, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एग्जाम में मीड, पकला नारायण, शरद बिरदी तो हमेशा ही पूछता रहा है, क्वीन अब्दुल्ला, कौशल राव कई बार पूछा हुआ है। कौशल राव का जो केस है, इस केस में एक मजेदार फैक्ट है, और इसको सिर्फ कारण और परिस्थितियों से जोड़कर नहीं, भिन्न तरीके से देखना है आपको। मैंने कहीं उसका पॉइंट तो नहीं बनाया, मैं एक बार सर्च कर लूं बस आप लोगों के सामने। नहीं, कौशल राव, होता क्या है कि मजदूरों का दो गुट है और उनमें अक्सर लड़ाइयां होती रहती हैं, और उन लड़ाइयों के परिणाम स्वरूप एक मजदूर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के कुछ समय पूर्व वह मैजिस्ट्रेट के सामने या शायद पुलिस के सामने, किसी के सामने भी किया हो, वैल्यू बराबर है मृत्युकालीन कथन की, उससे यह सुना जाता है, अच्छा पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों के सामने, सॉरी इसीलिए मुझे कंफ्यूज हो रहा था, दोनों के सामने ये कहते हुए सुना जाता है कि मुझे तुकाराम तेली और कौशल राव ने मारा है। तुकाराम और कौशल राव को उसके कथन के, उसके बाद वो मर जाता है इसलिए मृत्युकालीन कथन है, उसके कथन के आधार पर कौशल राव को मृत्युदंड और तुकाराम को क्या हो जाता है, तुकाराम को आजीवन कारावास हो जाता है। मामला अपील में जाता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तुकाराम को बाइज्जत बरी कर देती है, इसलिए क्योंकि उस मोहल्ले में 4 तुकाराम थे, और ये जो तुकाराम अभियुक्त था ये साहनी था, तेली नहीं था, और जो बाकी 3 तुकाराम थे उनमें कोई तेली था। लेकिन उसके लिए मृत्युकालीन कथन में उन लोगों के लिए उसने कहा नहीं, जो स्ट्रक्चर बताया, जो लुकिंग बताया, वो लुकिंग उन तीनों में से किसी की नहीं थी। तो एक एम्बिग्यूटी हो गई, खड़ी हो गई, और संदेह से परे इस बात को साबित नहीं किया जा सका कि कौन से तुकाराम की वो बात कर रहा है। तो जनाब अभियुक्त तुकाराम बच जाते हैं, क्योंकि न तो वो तेली हैं और न वो अकेले तुकाराम है, 4 तुकाराम उस मोहल्ले में। कौशल राव को सजा हो जाती है। कौशल राव भी अपील में है। अपील सुप्रीम कोर्ट में जब कौशल राव की आती है तो कौशल राव ये कहते हैं कि 2-3 तर्क महत्वपूर्ण उसमें निकल के आते हैं। कौशल राव ये कहते हैं कि भाई तुकाराम को छोड़ दिया गया, जब वो बात क्लियर नहीं है तो दूसरी बात को क्यों आप क्लियर मान रहे हैं? अगर वो बात स्पष्ट नहीं, अरे वो बात स्पष्ट नहीं, उसने तुकाराम बोला है, कौन तुकाराम ये स्पष्ट नहीं है, और तुम्हारे मामले में तो उसने साफ साफ कौशल राव लिया है, और उस मोहल्ले में केवल एक कौशल राव हो और वो हो तुम, और तुम्हारे बारे में जो उसने डिस्क्रिप्शंस दिए हैं, वर्णन दिए हैं, वो बिल्कुल वैसे। और पूर्व में भी जो दोनों गुटों में लड़ाइयां होती रही हैं उसमें कौशल राव देखे सुने भी गए हैं। कौशल राव इस मामले में दोषसिद्ध होते हैं, और दोषसिद्धि का कारण यही है कि एक तो डिस्क्रिप्शन क्लियर है, कोई दूसरा और कौशल राव नहीं है, तो संदेह से परे भी साबित किया जा सकता है, और जो पूर्व में झगड़े हुआ करते थे दोनों गुटों में, उसमें भी कौशल राव शामिल हुआ करते थे, तो घटना के पूर्व की परिस्थितियों के आधार पर निर्णय सुनाया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो निकल के आती है कौशल राव से, वो यही आती है कि मात्र इसलिए कि कोई अन्य साक्षी या अभियुक्त छूट गया, मृत्युकालीन कथन अयोग्य नहीं हो जाएगा,
बेकार नहीं हो जाएगा, मृत्युकालीन कथन का वैल्यू एज इट इज बना रहेगा। पटेल हीरा लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2001 और दलबीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, इन दोनों केसेस में भी बात किया जाना चाहिए। पटेल हीरा लाल के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि अन्वेषण के दौरान भी जो बातें कही गई, एफआईआर में जो बात कही गई मृतक के द्वारा, या अन्वेषण के दौरान जो बातें कही गई, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई बात अगर कही गई, भाई सीधी सी बात है, एफआईआर के बाद या तो तुरंत मर गया या कुछ दिन तक जीवित रहा होगा मृतक, तो 161 का बयान उसने दिया होगा, तो क्या उसका महत्व नहीं है? मैं बार बार कह रहा हूं कि मृत्युकालीन कथन का महत्व हर जगह है और कहीं भी नहीं है। हर जगह तब है चाहे वो पुलिस के सामने हो, चाहे मजिस्ट्रेट के सामने हो, डाइंग डिक्लेरेशन इज डाइंग डिक्लेरेशन, और वहां महत्वपूर्ण नहीं है जहां मृत्यु के कारण या परिस्थितियों को बता पाने में अक्षम है। अगर मृत्यु के कारण और परिस्थिति को बता सकता है तो पुलिस के बयान में भी अगर उसने वो बात कही है तो वैल्यू दी जानी चाहिए। दलवीर जी का मामला जो है, दलवीर जी के मामले में सन व्यवहार का भाग नहीं माना गया। क्या नहीं माना गया? मृतक यानी डाइंग डिक्लेरेशन जो मेकर है, जो कथन करके मर गया है, उसके और अभियुक्त के बीच में पूर्व में फोन पर वार्ता हुआ करती थी। वो वार्ता एक ही सन व्यवहार का भाग नहीं है। सेक्शन 6 पुराने अधिनियम का, नए अधिनियम का सेक्शन 4 रेस जस्टे को बतलाता है ना। रेस जस्टे क्या है? एक सन व्यवहार का भाग होना चाहिए। सन व्यवहार अलग अलग अलग, मृत्यु के कारण और परिस्थिति से भिन्न कोई बात अगर आ रही है तो वो मृत्युकालीन कथन नहीं है। अरे बातें हो रही थी लेकिन धमकी वाली बात तो उसने नहीं कही थी। उसने तो, मृतक ने केवल ये कहा कि हमारी पहले बातें हुआ करती थी, होने दो, उससे क्या हो जाएगा, वो मृत्युकालीन कथन नहीं माना गया। तो ये सारे केसेस पर हम लोगों ने चर्चा की, आगे हम लोग बढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम अब नहीं आ रही? बच्चे चले गए क्या कि हैं? अच्छा, बीच में इंटरप्शन हो गया था, इसलिए कभी कभी लगता है कि बच्चे भटक न गए हों। मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन, एक से ज्यादा बार कथन। मैंने आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया था आशाबाई का केस, और उसके पहले एक सुधाकर का केस भी है, सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, और आशाबाई का केस। आशाबाई के केस में, अच्छा पहले तो ये जान लीजिए मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन क्या है। मरने के पहले अलग अलग स्टेटमेंट, मृत्यु के कारण से संबंधित अलग अलग स्टेटमेंट, और ये जनरली आप देखते हैं डाउरी डेथ तो के मामले में दिखाई देता है। एक महिला है जो जलाकर मारने का कथन आता है, अभियुक्तों के ऊपर आरोप लगता है कि वह एक महिला को जलाकर मार देते हैं। महिला पड़ोसियों के सामने पहले बोलती है जो रेस्क्यू कर रहे हैं कि मेरी सास और ननद ने जलाकर मारा। फिर वो एक दो लोगों को और जोड़ लेती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। फिर वो अलग अलग लोगों के नाम ले रही है, पति को भी बता रही है कि पति ने भी मारा। चिकित्सकों के सामने भी वो अलग अलग लोगों का नाम ले रही है, लेकिन हर बार नाम लेने में सास ननद को ले रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। और पति का नाम भी लिया है उसने एक बार। और फिर मैजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान होता है, उसके बाद वो मर जाती है। और मैजिस्ट्रेट के सामने भी वो बयान देते समय अलग अलग लोगों का नाम लेती है, लेकिन उसके रूम में तब तक उसका हस्बैंड आकर खड़ा हो जाता है, और उसके हस्बैंड के आने के बाद वो अपने हस्बैंड को देखती है और हस्बैंड का नाम नहीं लेती। अब मुद्दा ये आया कि वो अलग अलग बात कर रही है, तो पता नहीं वो सच बोल रही थी या झूठ बोल रही थी। ये बात और है कि उपधारणा की जाती है कि मरने वाला व्यक्ति अपनी जीवा पर सत्य लेकर जाएगा। न्यायालय के समक्ष ये प्रश्न आया और न्यायालय ने बहुत साफ साफ कहा कि एक से अधिक अगर डाइंग डिक्लेरेशन किया जा रहा है तो हम एकदम से उसे औचित्यहीन या महत्वपूर्ण न माने, ऐसा नहीं हो सकता। यानी एकदम वैल्यूलेस नहीं है, वर्थलेस नहीं है, बेकार नहीं है, यदि उसका कोरोबोरेशन हो सकता है। संपुष्टि अगर हो सकती है तो वह महत्वपूर्ण है। अगर संपुष्टि से साबित
उस कथन को किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से ऐसे कथन को लिया जाना चाहिए। मैं ये भी देखता रहता हूँ कि कोई अलग से कोई केस बीच में आ जाए तो आप लोगों का छूटे ना। हम्म, खैर, फिर आता है सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का मामला। इसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी के ऊपर शक करता है, गलत आरोप अपनी पत्नी पर लगाता है, और शक के कारण वो अपनी पत्नी को मार देता है। उसकी पत्नी का भी अलग अलग स्टेटमेंट आता रहता है, लेकिन उसके सारे स्टेटमेंट के जीस्ट में यह निकल कर आता है कि कहीं न कहीं उसका पति उसके ऊपर शक करता था और उससे मारपीट करता था। तो उस आधार पर मृत्यु का कारण और परिस्थितियां बतलाती हैं कि उसकी पत्नी का हत्या सुधाकर यानी उसके पति के द्वारा ही किया गया। और संपुष्टि लेकिन आवश्यक है, संपुष्टि इज नेसेसरी। अगला जो टॉपिक हम लोग का बीच में आ रहा है वो ये, इस पर हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं, हम फिर से चर्चा कर दें। एक आर वर्सेस जेकिंस का केस है, और एक और भी केसेस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चूंकि ये केस एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इसकी चर्चा हम करेंगे आपसे। और जब इसकी चर्चा करेंगे तो चर्चा आ जाएगी भारतीय विधि और इंग्लिश विधि का अंतर। बहुत महत्वपूर्ण बात। डाइंग डिक्लेरेशन भारतीय विधि में सिविल और क्रिमिनल दोनों पे लागू होता है, ये मैंने पहले ही बोला था, इंडियन लॉ। लेकिन इंग्लिश विधि में केवल क्रिमिनल पे लागू होता है। दूसरा, भारतीय विधि में मृत्यु की आशंका हो आवश्यक नहीं है, लेकिन इंग्लिश लॉ में यदि मृत्यु की आशंका है तभी स्वीकार किया जाता है। आर वर्सेस जेकिंस के मामले में होता यह है कि एक महिला को जो मृतक है मारा जाता है, और फिर उस महिला के सामने मैजिस्ट्रेट का क्लर्क आकर पूछता है, मैजिस्ट्रेट का असिस्टेंट समझो, कि क्या तुम जो कह रही हो वो सोच समझ के कह रही हो और तुम्हें ये लगता है कि तुम अब नहीं बचोगी? वो बोलती है कि हाँ, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सोच समझ के बोल रही हूँ। फिर पूछा जाता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो कह रही हो वो सही है और तुम नहीं बचोगी? इस बार वो बोलती है कि मैं अपने कथन पर पूरी तरह से निर्भर हूं, लेकिन मेरे कथन में एक शब्द जोड़ दिया जाए, दैट टाइम, इस समय। इस समय यानी अब कथन क्या हो गया कि मुझे लगता है कि मैं नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय मैं नहीं बचूंगी, इस समय मैं नहीं बचूंगी। यानी संभावना है कि अभी लग रहा है, हो सकता है कि बच भी जाओ। तो एक एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाती है। इसलिए इस मामले में उस कथन को मृत्युकालीन कथन के तौर पर नहीं लिया गया। भारतीय विधि ने यह झंझट ही खत्म कर दिया कि भैया तुम्हें लगता हो न लगता हो, अगर मृत्यु के कारण और परिस्थिति को कोई कथन बतला रहा है तो मृत्युकालीन कथन है। ये बात आ जाती है। इंग्लिश और हिंदी विधियों में जबरदस्ती का दो तीन और अंतर किया जाता है, लेकिन उस अंतर को करने को आपको मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आप उसमें फिर अनावश्यक रूप से चीजों को बढ़ाएंगे और कंफ्यूज होंगे। सिंपली आप ये समझिए कि इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन सिविल क्रिमिनल दोनों पे अप्लाई होता है। एक्सेप्टेशन जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है इंडियन लॉ में। और अगला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कथनकर्ता बच गया तो क्या होगा? नहीं मरा, कथनकर्ता यानी कि
जो मृत्युकालीन कथन कह रहा है वो बच गया तो क्या होगा? क्या होगा क्या? अगर कोई व्यक्ति बच गया, अगर वो मर जाता तो डाइंग डिक्लेरेशन अनुश्रुत साक्ष्य हो जाता, कमजोर प्रकृति का साक्ष्य हो जाता। डाइंग डिक्लेरेशन इज वीक एविडेंस, ये मान के चलिए, क्योंकि अनुश्रुत साक्ष्य तो है ही, वो कमजोर प्रकृति का साक्ष्य हो जाता। लेकिन यदि वो नहीं मरा, बचा हुआ है, जिंदा है, ठीक हो गया है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, तो अब वो मजबूत साक्ष्य हो जाएगा, क्योंकि वो केवल और केवल पीड़ित नहीं है। देखा जाए तो वो तो चश्मदीद है कि उसके साथ क्या हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे कैसे उसको मारने की कोशिश की गई। मजबूत साक्ष्य हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाएगा। लेकिन उससे वैसे ही क्रॉस एग्जामिन अब किया जाएगा जैसे मान लो कि मृत्युकालीन कथन की कोई बात ही नहीं, क्योंकि मरा नहीं। मर जाता तो ओथ पर उसकी बात तो भाई वो कहां से आता, वो अगर हिंदू है तो यमराज से परमिशन लेके तो नीचे आ नहीं सकता, और अगर वो मुस्लिम है तो जन्नत जा चुका है, तो जन्नत छोड़ के क्या ही नीचे आना छोटे से इशू को लेकर। ईसाइयों के बारे में आइडिया नहीं है। तो कुल मिला जुलाकर उसकी बात कोई और कह रहा है। अगर मृत्युकालीन कथन है, कोई मर गया, उसके कथन को कोई और व्यक्ति बता रहा है, जैसे मान लो कि ए मर गया, उसके बाद को बी बता रहा है, तो बी से शपथ नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? अनुश्रुत साक्ष्य भाई, संभावना पूरी है मैनिपुलेट हो जाएगा, ऐसा प्रिज्यूम करते हैं। अनुश्रुत साक्ष्य इज नो साक्ष्य। लेकिन अगर ये बच गया, ये बच गया, तो इसको शपथ पे लेंगे। और इसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे और इसको बताएंगे कि पहले तुम जो बोले थे, यानी कि अगर तुम मर गए होते तो मृत्युकालीन कथन होता, वो जो तुम बोले थे या जिसको लिखे थे, या तुमने बोला था, किसी और ने, पुलिस ने या मजिस्ट्रेट ने या रिश्तेदार ने या दोस्त ने, किसी ने लिखा था, उसको दिखाकर तुम्हारी मेमोरी को भी फ्रेश कर देंगे, और प्रीवियस रिटन स्टेटमेंट जो पूर्वतन लेखबद्ध कथन है उसको दिखाकर तुम्हारा क्रॉस एग्जामिन करेंगे। इस बात को धारा 160 बीएसए और पुराने अधिनियम का 157 में बताया गया है। और केस आप लिख लीजिएगा, रंजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2011। तो 160 बीएसए पढ़ लिया जाए। नहीं, साक्षी की विश्वसनीयता के मामले में कोरोबोरेशन करने के क्रम में, इन ऑर्डर टू कोरोबोरेट द टेस्टिमनी ऑफ अ विटनेस एनी फार्मर स्टेटमेंट, फार्मर स्टेटमेंट है ना, जो उस वक्त उसने कहा, अगर मर गया होता तो मृत्युकालीन कथन होता, नहीं मरा, बच गया है। एनी फार्मर स्टेटमेंट बाई सच विटनेस रिलेटिंग टू द सेम फैक्ट, उसी तथ्य के बारे में। अब तो तुम बच गए हो, तो उस समय के उन्हीं तथ्यों के बारे में जो तुम बोल रहे थे, उसी समय या उसी स्थान पर जब वो बात तुम कह रहे थे, प्रूफ किया जा सकेगा, पूछा जा सकेगा, टेस्टिमनी की जा सकेगी। सिंपली समझो, जैसे मैं कोई कथन कर रहा था कि अरे वो मुझसे नाराज है, उसने मुझे जहर दे दिया, उसने मुझसे पैसा लिया था, ये वो ऐसी उसी बात है, और मैं मर गया, तो ये मृत्युकालीन कथन, मैं बच गया, तो मेरे इसी कथन की टेस्टिमनी तो होगी ना, मुझसे पूछा जाएगा। जिस समय ने मैंने वो फैक्ट कहा था या जिस परिस्थिति में कहा था, उसकी टेस्टिमनी की जाएगी, उसकी विश्वसनीयता को चेक किया जाएगा। या अगर अन्वेषण के दौरान जो बातें मैंने कही थी, बिफोर एनी अथॉरिटी, पुलिस जनरली लीगली कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट मे बी प्रूव्ड, जो बात अन्वेषण के दौरान कही गई थी कि अगर मर गए होते तो मृत्युकालीन माना जाता, और मरे नहीं हो तो तुमसे पूछा जाएगा।
तो जब कोई बच जाएगा बच्चों, तो ये प्री में कई बार पूछा हुआ है। व्हेन अ पर्सन जो मर गया होता तो डाइंग डिक्लेरेशन होता, बच गया तो क्या होगा, धारा 160 देखेंगे, उससे संबंधित केस बस आप जान लो रंजीत सिंह का केस है। एक और बात आ जाती है, टेस्टिमनी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 161। इसको मैंने डाइंग डिक्लेरेशन के साथ जोड़कर समझा है। बुक में इसकी चर्चा नहीं है, किसी भी राइटर के बुक में, लेकिन आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। आपसे चर्चा हम 161 जो पुराने अधिनियम का 158 था क्यों कर रहे हैं, समझिएगा मेरी बात को। मान लीजिए ए मर गया, तो ए का मृत्यु कालीन कथन, ए का मृत्युकालीन कथन बता कौन रहा है, बी। और बी को आप शपथ पे तो ले नहीं रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा कि सही कह रहा है? कैसे पता चलेगा कि उस जो कह रहा है ए की बात वो सही है भी या नहीं है? तो समझिए, बी बी से ऐसे ही प्रश्न किए जाएंगे जो यदि ए जीवित होता ए से किए जाते। ए मर गया, उसकी बात बी बता रहा है, तो बी से ऐसे प्रश्न किए जाएंगे उस कथन की विश्वसनीयता के लिए जो यदि कथनकर्ता जीवित होता तो उससे किए जाते। क्योंकि तुम बता रहे हो ना इसकी बात। जैसे मान लो मेरे दादा ने मुझसे कहा कि, देखा नहीं है मैंने अपने दादा को, लेकिन उदाहरण बता रहा हूं। दादा ने मुझसे कहा कि वो जो रामनगर की हवेली है बेटा, वो हवेली मेरी है और मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूं। अब मेरे दादा मर गए, अब उनके कथन को मैं जा रहा हूं बताने, मृत्युकालीन कथन। तो मुझसे ऐसे प्रश्न किए जाएंगे कि अगर दादा जीवित होते तो किए जाते। यानी दादा जीवित होते तो उनसे पूछा जाता ना, आपकी हवेली कैसे हो गई, उत्तराधिकार में मिली थी, आपने खरीदा था, या एडवर्स पोजीशन का आपका राइट था, या अंग्रेजों ने आपको उपहार में दे दिया था, या महाराज ने ही उपहार में दे दिया था, आप कब से वहां रह रहे थे, आपके कितने बच्चे हैं, आप इसी को क्यों देना चाहते हैं। इससे ये बात खुल के आ जाएगी, कहीं ना कहीं जाकर फंसेगा अगर झूठ बोलेगा तो। ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि असल में ये सारी बातें फैक्ट पर सही हैं या नहीं, और कोरोबोरेटिव एविडेंस से प्रूव भी हो जाएगा। अब मान लो इससे पूछा गया कि आपके दादा के पास वो संपत्ति कैसे आई, अगर ये जीवित होते तो इनसे पूछा जाता कि ये संपत्ति कैसे आई, और इसने ये बोल दिया कि मेरे दादा ने खरीदा था तो ले आओ बस रजिस्ट्री के पेपर, कोरोबोरेटिव एविडेंस ले आओ, वहीं पर चीजें क्लियर हो जाएंगी। 161 को यानी पुराने अधिनियम का 158 की चर्चा करता है। ये बात किसी बुक में नहीं लिखी है, चैलेंज के साथ, ना अवतार सिंह में है, ना अशोक जैन में है, ना किसी में है। हिंदी के विद्यार्थी हिंदी का देख लेंगे। व्हाट मैटर्स, अरे भाई हिलो मत, व्हाट मैटर्स मे बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विथ प्रूव्ड स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 26 और 27। 27 हटा दो, 26 की बाकी चीज हटा दो, मृत्युकालीन कथन की बात करो, क्योंकि वही कर रहे हो अभी, 26 में ही है ना मृत्युकालीन कथन। तो वेन एवर एनी स्टेटमेंट रिलेवेंट अंडर 26, हम लोग खाली 26 की बात कर रहे हैं, इज प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया कि हां मृत्युकालीन कथन है। पहले तो ये प्रूफ हो गया। ऑल मैटर्स मे बी प्रूव्ड ईदर इन ऑर्डर ऑफ कंट्राडिक्ट और कोरोबोरेट। कंट्राडिक्ट या कोरोबोरेट करने के लिए पूछा जाएगा, या इंपीच करने के लिए, धक्का लगाने के लिए क्रेडिबिलिटी पर, जिसने उसे किया, which might have been proved if that person had been called as a witness। उस व्यक्ति से जिसको एज अ विटनेस बुलाया जाता, जिसने वो बात कही थी, यानी कथन करता।
कथनकर्ता की बात जो व्यक्ति कह रहा है उस व्यक्ति से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे मानो अगर कथनकर्ता जीवित होता तो उससे पूछे जाते। सिंपल समझो, कथनकर्ता यदि जीवित होता तो जिस जो उससे प्रश्न किए जाते, क्रॉस एग्जामिन किया जाता, उसके विश्वसनीयता पे धक्का लगाने वाले प्रश्न किए जाते, वही उसकी बात को बताने वाले व्यक्ति के द्वारा पूछे जाएंगे। ये बात भी हो गई। एविडेंसरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, देख लूं कोई केस वैसे एडिशनल। हाँ, ऐसा कोई केस तो मुझे और समझ में नहीं आ रहा है, और बहुत ज़्यादा केसेस देने से आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। एफआईआर डाइंग डिक्लेरेशन, इसमें स्टेट ऑफ हरियाणा, अच्छा ठीक है। एफआईआर एज ए डाइंग डिक्लेरेशन में एक केस लिख लेना तुम लोग, जयप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। एफआईआर को डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे माना जाता है, मैंने आप लोगों को बताया है थोड़ा देर पहले। उसमें आप लोग जयप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1999 का केस लिख लीजिएगा। नहीं भी लिखेंगे तो इतना इंपॉर्टेंट बात ये है नहीं, लेकिन चूंकि एग्जाम में मेंस में पूछ सकता है कि एफआईआर का डाइंग डिक्लेरेशन माना जा सकता है, तो बिल्कुल माना जा सकता है। किस केस में कहा गया? जयप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1999। अब आ गए हम लोग एविडेंसरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। इस पर एक केस पहले मैं लिखवा देना चाहूंगा आप लोगों से। हबीब उस्मान वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। हबीब उस्मान वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1979। और ये अकेला केस नहीं है, आपने अब तक जितने केस पढ़े हैं सबको एविडेंस के तौर पे ही तो लिया गया ना डाइंग डिक्लेरेशन को। लेकिन बात आप जानते हैं कि इट इज अ एक्सेप्शन ऑफ हियरसे एविडेंस, एंड हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस। फिर भी एक्सेप्शनल तौर पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो मृत्यु के कारण और परिस्थिति उस पूरे ट्रांजेक्शन को बता पाने में सक्षम है, इसलिए हम उसको लेते हैं। लेकिन चूंकि वीक पॉइंट ऑफ एविडेंस है तो कोरोबोरेशन होना जरूरी है। तो क्या आपको लगता है बाकी सारे केसेस में बिना कोरोबोरेशन हुए हुआ क्या? पकला नारायण में ही ले लो ना, जाके दुकानदार से बात किए तब ना कोरोबोरेट हुआ कि यही लोग टीन का बक्सा लेके गए थे। कोरोबोरेटिव एविडेंस होना चाहिए, संपोषक साक्ष्यों से तुष्टि होनी चाहिए। और संपोषक साक्ष्यों से अगर तुष्टि है, मैं लिख दूं यहां पे, संपोषकता यानी कि कोरोबोरेशन इज नेसेसरी अगर है तो हर स्थिति में इसको स्वीकार किया जा सकता है। और अकॉर्डिंग टू हबीब उस्मान, डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर दोष सिद्धि भी की जा सकती है। जी हां, दोष सिद्धि भी की जा सकती है। केस में क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने? द डिसीज डिड नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ एसलैंड ऑन द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हियर अंटिल लेटर डिक्लेरेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट इज हेल्ड देयर वाज अ प्रोमिटिंग कॉजिंग ऑफ डेथ हु सप्लाइड द नेम। ठीक है, बोला गया कि इट इज नेसेसरी दैट द डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी सब्जेक्टेड टू क्लोज स्क्रूटनी। ठीक है, वो तो हम लोग भी जान रहे हैं कि स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मामूली चीज नहीं है, बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा और कोरोबोरेशन करना ही होगा। मुझे लगता है कि हम लोग के सारे पॉइंट खत्म हो गए बच्चों। यस, वी हैड डन। इसी सीक्वेंस में आप 1.5 से 2 पेज मैक्सिमम आंसरिंग करने की कोशिश करिए, और सीक्वेंस यही होगा। बहुत डिटेल करने के चक्कर में इसको मत पढ़िए। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, टॉपिक है। और एक लास्ट में बात बोल दूं, नातेदारों से कोई बात कहना, पत्नी से कोई बात डाइंग डिक्लेरेशन करना, पुलिस के सामने करना, डॉक्टर के सामने करना, पड़ोसियों के सामने करना, अपरिचित व्यक्ति के सामने करना, मैजिस्ट्रेट के सामने करना, किसी के सामने भी करना,
सब सेम वैल्यू रखता है और उसका कोरोबोरेशन आवश्यक है। लास्ट में बच्चों के मैसेज को देख लिया जाए। जैसे दृष्टि में क्लास लिए थे वैसे लिए थे? अच्छा लिए थे कि खराब लिए थे, इससे ये तो स्पष्ट नहीं हुआ। अच्छा नहीं, नीचे आप लिखे हैं मज़ा आता है, ठीक है। हार्टली सल्यूट कौन है भाई? लॉ जस्टिस, थैंक यू सो मच।